जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड और फिजिक्स फर्स्ट पेपर कर रहे हैं और जिसका नाम है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसमें लास्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स और लेक्चर 4 हम लोग कवर करेंगे। लेक्चर 4 में कवर क्या करेंगे, टॉपिक का नाम है वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर या इसी को पैराबोलिक पोटेंशियल बेल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है पैराबोलिक पोटेंशियल बेल, इसमें हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें कि हमने एक पार्टिकल लिया है और उस पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन करा रहे हैं और वन डायमेंशन के अंदर अगर हम कोई एक पार्टिकल लेते हैं वन डायमेंशन के अंदर हम उसे हार्मोनिक मोशन कराते हैं तो उसे वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर बोला जाता है। अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो फिर इस बात को लिख भी लेते हैं हम लोग कि क्या होता है ये। ठीक है, तो अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन डायमेंशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, इसी को बोला जाता है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। क्या होता है, ठीक है, जब कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करे और वन डायमेंशन के अंदर तो उसे हम वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर ही बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आई होप। कह रहा है कि इस तरीके के मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स जो F होता है वो प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन ऑफ द कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बात तो हमें 12th से 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं, चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो, लेकिन मैं लिख ही देता हूँ। चलो लिख लेता हूँ। इन सच अ मोशन, इस तरीके के मोशन में क्या होता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो द रिस्टोरिंग फोर्स F इज proportional to the particle displacement x from the equilibrium position। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, इस बात को मैं आपको बता दूं कि क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन। सपोज कर लेते हैं कि ये रिजिड सपोर्ट है मेरे पास, ये रिजिड सपोर्ट है और ये एक मेरे पास रिजिड सपोर्ट पर हॉरिजॉन्टल ऐसे कोई एक सरफेस है और इस सरफेस की कंडीशन ये है कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, जीरो फ्रिक्शन लेस है, यानी कि फ्रिक्शन इस पर जीरो है, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। अब हमने क्या किया कि एक स्प्रिंग ऐसे बांधी और एक स्प्रिंग बांधने के बाद हम क्या किए, इसमें एक बॉडी बांध दिया ऐसे। ये बॉडी इस पर क्या कर रही है, मोशन कर रहा है, ऐसे इलोंगेट हो रहा है, कभी ये यहाँ पर आके इलोंगेट हो रहा है और कभी इसकी पोजीशन यहाँ पर है। या मैं नेक्स्ट डायग्राम भी बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आई होप। देखो नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूँ, ये ऐसे कभी ये स्प्रिंग ऐसे इलोंगेट हो रहा है तो कभी यहाँ पर है ये, और कभी ये स्प्रिंग ऐसे इस तरीके से ऐसे कंप्रेस हो रहा है तो कभी यहाँ पर है ये, और ये इसकी मेन पोजीशन है। ये इसकी क्या है, मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन का मतलब क्या है, मेन पोजीशन का मतलब ये है कि ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यानी कि x इलोंगेट भी हो सकता है और x यहाँ पर कंप्रेस भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ये इलोंगेशन है, ये इलोंगेशन है और यहाँ पर क्या है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है।
कंप्रेशन का मतलब ये यहाँ पर क्या हुआ है, कंप्रेस हो गया है। तो अगर ये इलोंगेट हुआ है तो इस पर आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, और ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो स्प्रिंग ने क्या किया है, स्प्रिंग ने अंदर की ओर एक फोर्स लगाया है जिसे आप रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। और इधर जो है आपने इसे क्या किया है, कंप्रेस करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो स्प्रिंग ने इधर एक फोर्स लगाया है जिसे हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। आप देख रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर है, हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर है। जिधर एक्स हमारा इंक्रीज हो रहा है, एक्स हमारा इधर इंक्रीज होगा, एक्स इधर इंक्रीज होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर है। और एक्स देखो इधर इंक्रीज होगा, इधर इंक्रीज होगा एक्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन देखो इधर है, इस डायरेक्शन में है रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन। यानी कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये ऑलवेज अपोजिट टू द इलोंगेशन। इलोंगेशन की कैसा है, ऑलवेज अपोजिट है। और अगर ये ऑलवेज अपोजिट है तो इस प्रपोर्शनल का सिंबल हटाओगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, ऑलवेज अपोजिट है तो। और इस प्रपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो एक कांस्टेंट इस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उस कांस्टेंट को मैं बोल रहा हूँ कि वो के है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और यहाँ पर जो ये के है इसे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं या फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, याद रखना इसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट का मतलब ये किसी मटेरियल को क्या बताता है, ये कि वो मटेरियल कितना हार्ड है या वो मटेरियल कितना सॉफ्ट है। किसी मटेरियल का अगर के की वैल्यू हाई है तो वो हार्ड होगा, किसी मटेरियल का के की वैल्यू लो है तो वो सॉफ्ट होगा। कोई मटेरियल अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा वेट वो सह लेगा, किसी मटेरियल का के की वैल्यू कम है तो वो कम वेट सह पाएगा। यही इसका सॉफ्टनेस या हार्डनेस के मेजरमेंट को ही हम फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। चलो अब अगर हम इस अपने हेडिंग पर आ जाएं कि वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हमको देखना है, तो वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर देखने के लिए हम दो मेथड यूज करेंगे। एक मेथड में पहले हम क्लासिकल मेथड यूज करेंगे, फिर हम लोग क्वांटम मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, क्लासिकल मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लासिकल मेथड यूज कर रहे हैं। अब क्लासिकल मेथड पे पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं अच्छे से और सब कुछ देख लेंगे, फिर हम लोग क्वांटम मेथड पर आएंगे, ठीक है। तो क्लासिकल मेथड्स में हम सबसे पहले हमें तो इतना पता है कि क्लासिकल मेथड में अगर कोई भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है। तो क्लासिकल मेथड्स की कोई भी इवेंट, कोई भी फिनोमिना अगर हमको देखना है तो न्यूटन्स लॉ के अलावा कोई और मेरा काम बना ही नहीं सकता है। तो क्लासिकल मेथड देखने के लिए सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ हम लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ, और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, वो होता है F इज इक्वल टू ma, जहाँ पर F स्टैंड होता है फोर्स के लिए और m स्टैंड करता है मास ऑफ द पार्टिकल के लिए और a स्टैंड करता है एक्सीलरेशन के लिए। ये सब आपको पता होगा कि एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल है ये। और अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करूं तो F इज इक्वल टू ma के साथ साथ m और d2x अपॉन dt2 भी लिख सकता हूँ इसको, वेयर x रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट t, ठीक है। और t क्या है, यहाँ पर टाइम है, ठीक, समझ में आ रही बात। और याद रखना F इक्वल टू d2x अपॉन dt2 का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर का है, ये डिफरेंशियल है, ठीक है। F इज इक्वल टू m d2x अपॉन dt2, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है न्यूटन लॉ का। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये
डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन नंबर अपना फर्स्ट है, ठीक। तो अब क्या करो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो ध्यान से। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट f इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, और अगर आप यहाँ पर देखो कि ये वैल्यू आपको मिला हुआ है, ये वैल्यू आपको मिला हुआ है, तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो। तो पुट करोगे तो माइनस के एक्स हो जाएगा और m इज इक्वल टू एम डी टू एक्स अपान डी टी टू हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सही करो तो डी टू एक्स अपान डी टी टू करोगे और माइनस के बाई एम हो जाएगा और ये x हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। और आपको पता है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर से कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम होता है, या आप ऐसे देखें तो k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, यही होता है। तो आप यहाँ से वैल्यू रखना चाहें तो डी टू एक्स अपान डी टी टू इज इक्वल टू माइनस, इसकी जगह पर ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर आप पुट करें और इंटू एक्स रखें, और आप डी टू एक्स अपान डी टी टू और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। आपको क्लासिकल मेथड से एक इक्वेशन मिल गया जो वेव की ही इक्वेशन है, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू आपको तो पता है कि ओमेगा की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं, ये के बाई एम भी लिख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं, और ये रिलेशन तो आपको पता ही होगा, ये रिलेशन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बस हमें बताना है, तो क्या बताना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बताना मुझे ये है कि ओमेगा क्या है। ओमेगा एक ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब अगर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल क्या होगी ये भी देख लो। अच्छा चलो, हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल और फ्रीक्वेंसी आपको बता दें ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू होती है। तो न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा अपान 2 पाई होगा। क्या होगा? न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपान 2 पाई होगा। तो न्यू इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई और इंटू ओमेगा, और न्यू इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू ये वाली रख दो आप, ओमेगा की वैल्यू ये रख दो आप। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के बाई एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट के बाई एम हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में दे रहा है? फ्रीक्वेंसी के बारे में दे रहा है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकाल ली, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और हमने क्या निकाली? इक्वेशन भी कैलकुलेट कर ली। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल देख लेते हैं क्या होता है। तो देखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल, ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल या ऑक्सीलेटर भी कर लेते हैं, ऑक्सीलेटर इज। तो अगर इसकी एनर्जी की बात करें तो एनर्जी आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ V से लिखते हैं, और उसका फार्मूला होता है -0 से कहाँ तक ले जा रहे हैं उसको? x तक। देखो इसको कहाँ से कहाँ तक इसको 0 पर है, ये 0 से हम x तक इसको एलोंगेट भी कर रहे हैं, 0 से x तक इसको कंप्रेस भी कर रहे हैं। तो कोई भी एक सिचुएशन आप ले सकते हो, चाहे सिचुएशन 1 ले लो, चाहे सिचुएशन 2 ले लो। तो हम सिचुएशन 1 ले लेते हैं, 0 से x तक इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, 0 से x तक इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। कितना फोर्स लगा कर रहे हैं? तो हम F फोर्स लगा कर रहे हैं, और dx यही हमारा वेरिएबल है, x ही तो हमारा वेरिएबल है। फिर हम माइनस और 0 से x कर रहे हैं, और F की वैल्यू हमको मालूम है कि kx है। F की वैल्यू क्या है? -kx है, और ये dx है। माइनस माइनस यहाँ पर क्या करेगा? ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 0 से x, और ये kx और ये dx हो जाएगा। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 और k और x स्क्वायर ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ये आ जाएगा। अरे भाई इसको करोगे तो k बाहर आ जाएगा, 0 से x और ये x और dx हो जाएगा,
और के और एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 0 से x, और अब लिमिट अप्लाई कर लोगे तो k/2 और x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और यही हो जाएगा 1/2 और kx स्क्वायर, यही हो जाएगा ये। अब इतनी वैल्यू हमको मिल गई है, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर हम कुछ मान लें, ये इक्वेशन नंबर 3 का ए पार्ट है, आप ऐसे मानो इसको 3a है, ये इक्वेशन नंबर 3a है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। हाउ वी आर एज्यूमिंग जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट, देखो हम हेयर वी हैव एज्यूम्ड, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ अब मैं, जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 0। बहुत मतलब ये आप समझ लो कि ये क्या है, ये लिखने जा रहा हूँ इक्विलिब्रियम स्टेट पर। देखो ये इक्वेशन दे भी रहा है, देखो इस इक्वेशन में आप रख दो, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करो, पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल गई, 0 मिल गई। आप इस इक्वेशन में x पुट करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी 0 मिल जाती है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हो, यानी कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल टू 0 पर 0 हो रही है, और x इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू पर v जो है वो मैक्सिमम हो भी रही है। लेकिन कैसे मैक्सिमम हो रही है, कैसे मैक्सिमम हो रही है वो देखो आप, कैसे मैक्सिमम हो रही है, वो एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स की डिग्री, देखो डिग्री की क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स की डिग्री 2 रिप्रेजेंट कर रही है। कितना रिप्रेजेंट कर रही है, 2। अब किसी वैल्यू की डिग्री अगर 2 रिप्रेजेंट कर रही हो तो वो एक्चुअली पैराबोला का इक्वेशन होता है। किसका इक्वेशन होता है, वो पैराबोला का इक्वेशन होता है, इस तरीके का इक्वेशन। इसका ये मतलब हो गया कि इलॉन्गेशन में और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में अगर हम स्टैटिस्टिक वो क्लासिकल मेथड से देखें तो वो एक पैराबोलिक इक्वेशन आता है। क्या आता है, एक पैराबोलिक इक्वेशन आता है। ये पैराबोला का इक्वेशन है, v प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज रिप्रेजेंट पैराबोला। ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात लिख भी लेते हैं तब हमें लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी आपको लगेगा। देखो क्या है बी, देखो हम पहले प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ ही, तब लिखते हैं। तो हमारे पास ये एक्सिस है एक, और एक एक्सिस हमारे पास और है, ये है एक एक्सिस, ये है एक एक्सिस, ठीक है। और हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं पैराबोला का। ये पैराबोला बन गया हमारा, और इस पैराबोला को कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन यहाँ 0 नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे सटा दो, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए। देखो x इक्वल टू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। और आप देखो कि यहाँ पर मान लो ऐसे इसका प्रोजेक्शन हम x एक्सिस पर लेते हैं, प्रोजेक्शन x एक्सिस पर लेते हैं तो x इज इक्वल टू प्लस a मिल रहा है। और इधर अगर हम इसका प्रोजेक्शन लेते हैं, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं तो हमको क्या मिलता है कि x इज इक्वल टू माइनस a होता है। और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये कैपिटल E है, ठीक है, ये कैपिटल E है। ये दोनों मेरे क्या करूँ मैं, ये बराबर होने चाहिए। थोड़ा सा मेरा ये क्लोज आ गया है इसके, ये थोड़ा दूर चला गया है। बस आप ये मानिएगा कि ये दोनों क्लोज हैं, ठीक है। कोशिश करूँ मैं एक बार बनाने की, ये बन ही नहीं रहा है। ये देखो कोशिश अगर मैं करता हूँ तो कैसे बन पाएगा ये, नहीं बन पाएगा ये। चलो ऐसे ही रहने दो इसको, समझो कि ये यही है, ठीक है, ये यही है। अब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जो बातें हैं। x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और x इक्वल टू a पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और वो कितना है, v इज इक्वल टू 1/2, और वो कितना था, वो था v इक्वल टू kx स्क्वायर था ये। और यहाँ पर x इक्वल टू a आ गया है, तो यहाँ पर वो एनर्जी क्या हो जाएगी, ka स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भी वो एनर्जी हाफ
और के ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बीच में कहीं पर भी वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर हम ग्राफ v और x के बीच में ये क्या है, दिस इज द ग्राफ, दिस इज ग्राफ ऑफ v और अगेंस्ट x और इज अ पैराबोला, यही है पैराबोला, ठीक है। यही पैराबोला का ग्राफ है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। हेंस, और अपनी इन्फॉर्मेशन को जितना हमने आपको समझाया वो लिख लेते हैं। हेंस द पार्टिकल में बी, हेंस द पार्टिकल में बी डिस्क्राइब्ड टू बी इन अ पैराबोलिक पोटेंशियल बेल। ये जो हमने आपको समझाया वही लिख रहा हूँ मैं, पैराबोलिक पोटेंशियल बेल, पैराबोलिक पोटेंशियल बेल, यही मैंने आपको समझाया था कि ये जो ग्राफ है ये क्या है, एक पैराबोलिक पोटेंशियल बेल है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर देता हूँ, ये पैराबोलिक पोटेंशियल बेल है, ये क्या है, एक पैराबोलिक पोटेंशियल बेल है, ठीक है। आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से कि क्या है। आगे और जितना हमने आपको समझाया, ये माइनस ए प्लस ए, इसको भी हम लिख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। द पार्टिकल ऑक्सीलेट बैक एंड फोर्थ, यही तो मोशन कर रहा है वो, बैक एंड फोर्थ। ये पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे मोशन कर रहा है, आगे पीछे आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। किसके बीच कर रहा है ये हमको देखना है, माइनस ए प्लस ए, प्लस ए माइनस ए, जीरो से होते हुए माइनस ए जीरो प्लस ए, प्लस ए जीरो माइनस ए, ऐसे कर रहा है मोशन ये। तो बैक एंड फोर्थ बिटवीन कैसे कर रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इक्वल टू प्लस ए, इन्हीं के बीच में कर रहा है, ठीक है। द amplitude A is determined by the total energy के द्वारा ये डिटरमाइंड है। और ऑफ द पार्टिकल की अगर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना हो, यानी कि टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना हो जब पार्टिकल का, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो आपको क्या करना होगा, हाफ के और ए स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, हाफ के स्क्वायर। हमने आपको बताया नहीं कि जब टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो आपका जो ये पोटेंशियल है ये V ये E में बदल जाएगा, और यहाँ पर जब भी V कम्प्लीटली E में बदल जाएगा तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और यहाँ पर V जो है वो K में बदल गया है। लेकिन यहाँ पर जानते हो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, इसका मतलब टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में होगी। यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई होगी, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हुई होगी। अगर यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हुई होगी तो ये बात भी आप ना भूलना, यहाँ पर ना भूलना, अगर यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम हुई होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में है, और इस टाइम पर पार्टिकल बहुत कम देर तक रुकता है, ये शार्ट टाइम तक रुकता है, बहुत शार्ट टाइम लेता है। और यहाँ पर जहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती है जिससे कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, यहाँ पर थोड़ा सा पार्टिकल लंबे समय तक रुकता है, यहाँ पर लॉन्ग टाइम लेता है। इस वाले पॉइंट को हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, EXTREME, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं इसको। इससे इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, इसे फिर एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, तो ये सब याद होना चाहिए आपको कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती है, पार्टिकल लंबे समय तक रुकता है, वेलोसिटी यहाँ पर क्या होती है, जीरो होती है, पार्टिकल लंबे समय तक रुकता है, लंबा टाइम लेता है यहाँ पर।
यहाँ पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, मैक्सिमम होती है, लेकिन यहाँ पार्टिकल कम समय तक रुकता है। अच्छा, लॉजिक भी है कि पार्टिकल की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि यहाँ रुकेगा ही नहीं, बहुत कम टाइम तक के लिए रुकेगा। और जहाँ पर वेलोसिटी उसकी लगभग जीरो है तो वहाँ तो थोड़ा देर रुकेगा ही रुकेगा ना, वहाँ तो थोड़ा देर रेस्ट में रहेगा ही। जहाँ पर वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ थोड़ी देर रेस्ट में रहेगा ना, यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो है तो थोड़ी देर रेस्ट में रहेगा। लेकिन जहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ कहाँ ज़्यादा टाइम लेगा, फिर वहाँ उस पॉइंट को क्रॉस आउट कर जाएगा वो। तो अगर मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद जहाँ पर वेलोसिटी जीरो है वहाँ पर अगर आप टोटल वहाँ से और या पूरे पाथ में ऐसा आप जोड़ो, पूरे पाथ में कहीं पर भी आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो आपको एक्स नहीं लेना होगा, तब आपको ए लेना होगा, ये ए, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, अम्पलीट्यूड लेना होगा आपको। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। जो चीज़ें अभी तक हमने समझी हैं फिर से उसको लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लिखने से हमारा नोट्स भी बनता चला जाएगा और हमारा कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। ठीक है बेटा, तो क्लासिकली हमने क्या देखा कि ई कैन हैव एनी वैल्यू। क्लासिकली ई कैन हैव एनी वैल्यू, कैन हैव एनी वैल्यू, ये वैल्यू। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल की अगर हम बात करें तो क्या होगा, पार्टिकल इज मिनिमम। कहाँ पर होगा, एट द सेंटर। देखो बेटे, कह रहा है कि पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ सेंटर पर बहुत कम है, यहाँ पर सेंटर पर बहुत कम है। बता सकते हो क्यों? क्योंकि पार्टिकल की स्पीड यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पार्टिकल की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा देर तक रुकेगा ही नहीं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रुक रहा है। तो पार्टिकल की यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल की पाए जाने की वेलोसिटी, या यहाँ पर इस लाइन पर एक्स एक्सिस के प्रोजेक्शन पर पार्टिकल बहुत देर तक रुक रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो फिर यहाँ उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, ये सारी बातें लिख लो आप, ये सारी बातें लिखो आप। मिनिमम एट द सेंटर, चलो मिनिमम एट द सेंटर वेयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वो बात भी मैं लिख ही देता हूँ। वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज, क्यों पाए जाने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। एंड इट स्पेंड मिनिमम टाइम। क्यों ऐसा है कि पार्टिकल जहाँ पर वेलोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर मिनिमम पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है और वो कम टाइम के लिए वहाँ रुक रहा है या स्पेंड कर रहा है बहुत कम टाइम। ये आपको समझ में आ रही होगी कि पार्टिकल के यहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है और बहुत कम टाइम स्पेंड कर रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की बहुत कम है। ठीक है, एंड मैक्सिमम एट द एंड, एंड मैक्सिमम एट द एंड, एंड मैक्सिमम एट द एंड। और कहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कहाँ पर, यहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, यू नो वेरी वेल, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम है। अब वेलोसिटी बहुत कम है तो इट इज़ एक्सपेंड मोर टाइम एट दैट पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीम पॉइंट। ये बात भी यहीं पर लिख लेते हैं हम लोग, ये बात भी लिख लो आप, लिखते चलो ये सारी बातें। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखोगे वेयर वेलोसिटी इज जीरो, वेयर वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी जीरो एंड इट स्पेंड मैक्सिमम टाइम। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। मैक्सिमम टाइम, यहाँ पर ज़्यादा टाइम बिता रहा है इसलिए यहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम है। मोर ओवर, लेकिन इससे बाहर क्या होगा, इससे बाहर क्या होगा,
उस पर भी हम विचार कर लेते हैं। द पार्टिकल कहाँ होगा, मोर ओवर द पार्टिकल कैन नॉट गो, ये कॉन्स्टेंट मोशन है, लिमिट लग गई अब उस पर, नॉट गो बियॉन्ड दिस लिमिट, बियॉन्ड दिस लिमिट, दिस लिमिट या बियॉन्ड द लिमिट लिखो केवल, क्योंकि वो तो लिमिट पहले ही आपने बता दिया है। लिमिट्स ऑफ माइनस ए एंड प्लस ए। पार्टिकल देखो, पार्टिकल लेकिन इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा पार्टिकल, इधर भी नहीं जाएगा पार्टिकल, पार्टिकल इसी लिमिट के अंदर ही रहेगा, इसी लिमिट के अंदर ही रहेगा, पार्टिकल इसी लिमिट के अंदर ही रहेगा, यहीं कहीं पर मिलेगा। भले ही यहाँ पाए जाने की टेंडेंसी कम हो, यहाँ पाई जाने की टेंडेंसी ज़्यादा हो, यहाँ पर पाई जाने की टेंडेंसी ज़्यादा हो, क्योंकि वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, कम टाइम स्पेंड कर रहा है। तो भले ही यहाँ पर पाए जाने की टेंडेंसी ज़्यादा हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कम हो, फिर भी पार्टिकल्स इस लिमिट के बाहर तो नहीं जाएगा। और अगर पार्टिकल इस लिमिट के बाहर नहीं जाएगा तो फिर हमारा ये पूरी की पूरी थ्योरी एकदम करेक्ट होल्ड होगी। लेकिन अगर इस पार्टिकल इस लिमिट के बाहर चला गया तो क्या होगा? अगर इस लिमिट के बाहर हमारा पार्टिकल चला गया ना तो क्या होगा मालूम है? कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से भी ज़्यादा हो जाएगी। और जब कभी भी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाती है, और ये इम्पॉसिबल है, कभी ये हो ही नहीं सकता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो नेगेटिव हो जाए। ये इम्पॉसिबल है बेटा, कभी नहीं हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब अगर वी की वैल्यू कुछ भी रखो, मान लो नेगेटिव ही रख लें, मान लो नेगेटिव भी रख लें, 2 मान लो ऐसे, तो देखो क्या हो रहा है, -2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, अपने आप पॉजिटिव आ जाएगी। तो अब आप बताओ कि क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, क्योंकि v नेगेटिव कभी हो नहीं सकता है बिकॉज ऑफ इसका स्क्वायर है, और मास कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। किसी का मास -10 किलोग्राम देखा है क्या आपने? -5 किलोग्राम देखा है क्या आपने? कभी नहीं। मास कभी नेगेटिव वैल्यू दे नहीं सकता है, और वेलोसिटी का स्क्वायर होने की वजह से नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी ये वाली चांस हो ही नहीं सकता है, कभी ये वाला चांस हो ही नहीं सकता है। तो ये बात भी हम लिख ही लेते हैं ताकि हमारे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा और मतलब ताकत मिल सके कि हम अपनी बात रख रहे हैं अच्छे से। तो ये ऐसा -a से और +a के बाहर कभी पार्टिकल नहीं जाएगा। और क्यों नहीं जाएगा, ये बात हम लिख ले रहे हैं, बिकॉज इट वुड मीन, मतलब अगर बाहर चला गया तो इसका ये मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी टोटल एनर्जी से ज़्यादा हो गया, और जिसका मतलब ये है दैट इज अ नेगेटिव, जिसका मतलब ये है कि अ नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी, जिसका मतलब ये हुआ। कभी भी अगर ये हो गया ना तो इसका मतलब यही हुआ कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो गया, और जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल उस लिमिट से बाहर गया नहीं, बस इस लिमिट से बाहर पार्टिकल नहीं जाएगा। और अगर ज़्यादा बाहर इसके बाहर चला गया तो ये केस हो जाएगा, और इस केस में कभी ये भी नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकती है, इसलिए पार्टिकल बाहर जाएगा ही नहीं, अपनी लिमिट के अंदर ही रहेगा। तो ये मैंने जो एक्सप्लेन किया ना, ये मैंने एक्सप्लेन किया क्लासिकल मेथड को, अभी तक क्लासिकल मेथड को एक्सप्लेन किया, जो अभी 34 मिनट का तक मैंने एक्सप्लेन किया। ये 1 डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ये क्लासिकल मेथड से हमने किया एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग दूसरी हेडिंग लिखेंगे, और हेडिंग का नाम है कि यही चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे क्वांटम मेथड से, यही सेम चीज़ हम लोग क्वांटम मेथड से एक्सप्लेन करेंगे। चलो क्वांटम मेथड से देखते हैं कि क्या होता है क्वांटम मेथड। तो ये मेथड थोड़ा सा बड़ा लगेगा और थोड़ा टाइम लेगा, ये मेथड थोड़ा टफ भी है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान भी देना होगा, ठीक है। तो अगर हम क्वांटम मेथड से सारी चीज़ें करने चल रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जानते हो। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम पहले लिखे ही लेते हैं। द श्रोडिंगर equation for the oscillator
विथ v इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर एच। और याद रखना श्रोडिंगर का जो इक्वेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिख रहे हैं। मैं यहाँ ये बात भी मेंशन कर देता हूँ, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पर, और वन डायमेंशनल इक्वेशन लिख रहे हैं। टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल इक्वेशन, वन डायमेंशनल इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, डी टू साई अपान डी एक्स टू और प्लस 2m अपान एच कट स्क्वायर, और होता है e माइनस और v साई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होता है, ये हमारा क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब हम आपने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला आप यहाँ पर रख सकते हो, तो डी टू साई अपान डी एक्स टू प्लस 2m, और ये भी याद रखना एच कट की जो वैल्यू होती है वो h अपान 2 पाई होता है। तो मैं यहाँ पर h अपान 2 पाई अगर रखता हूँ और इसका होल स्क्वायर है और e माइनस और v की वैल्यू रखूँ तो 1/2 और के एक्स स्क्वायर और फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और डी फाई अपान साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मतलब ये हो गया कि अब देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, ये 2 पाई का स्क्वायर है तो ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 8 पाई स्क्वायर हो जाएगा और m हो जाएगा, और यहाँ पर h स्क्वायर हो जाएगा और e माइनस 1/2 और के एक्स स्क्वायर और ये साई और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको, चलो यहाँ पर मैं इक्वेशन मान लूँ, इक्वेशन मानूँ, चलो अभी इक्वेशन नहीं मानते हैं, ठीक है, अभी इक्वेशन नहीं मानते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब हम अगर कुछ करना चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा लो, अंदर इसका क्या करो, मल्टीप्लाई करा लो, डी टू साई अपान डी एक्स टू, और यहाँ से इसको प्लस कर लो और 8 पाई स्क्वायर m अपान क्या करो h स्क्वायर, और फिर यहाँ से e भी लिख लो इसको, और माइनस, और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और m और k हो जाएगा और अपान h स्क्वायर और x स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू और बाहर इधर साई हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगी। हमने 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हमने यही कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है इसका, और 2 से ये 8 कैंसिल होकर यहाँ 4 बच गया है, 4 पाई स्क्वायर m और k, और इतनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। हम क्या करते हैं कि कुछ वैल्यू मान लेते हैं, तो बी लेट ऐसे कर लो, लेट कि 8 पाई स्क्वायर m और e अपान h स्क्वायर को अल्फ़ा मान लें, क्या मान लें, इसको अल्फ़ा मान लें, और 4 पाई स्क्वायर m के अपान h स्क्वायर को क्या मान लें, बीटा मान लेते हैं। ये ध्यान रहे ना, यहाँ पर इसको बीटा स्क्वायर मानो, बीटा नहीं मानो, केवल बीटा स्क्वायर मानो। ठीक है, और अगर आप बीटा इज इक्वल टू मानते हो तो ये रूट के अंदर हो जाता है 4 पाई स्क्वायर m और k अपान h स्क्वायर। ठीक है, ये मान सकते हो। तो हालांकि हमने ये माना है और ये माना है, ये दोनों वैल्यू मानी है। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लो, इस इक्वेशन में पुट करो यहाँ पर, तो डी टू साई अपान ये डी एक्स टू और प्लस इसकी जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, अल्फ़ा रखने वाले हैं, और माइनस लगाएंगे, और ये इसकी इतने की जगह पर क्या रखने वाले हैं, बीटा स्क्वायर रखने वाले हैं, और एक्स स्क्वायर और यहाँ साई लगाएंगे और इक्वल टू 0 कर लेंगे। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर क्या करो, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्या मान लो, 4 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दें आपको, कुछ यहाँ पर देखो, ये जो है आपने इसे इक्वेशन नंबर 3a माना था और इसे इक्वेशन नंबर 3b मान लो, ये 3b है, ये इक्वेशन नंबर 3b है। इक्वेशन में कोई गड़बड़ी मत करो,
इक्वेशन बनाते चलो, सारे इक्वेशन के काम आने वाले हैं। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में थोड़ा सा चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ और वैल्यू भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं यहाँ पर। अभी इसको माना, फर्दर और आगे भी मान लेते हैं। तो फर्दर सपोज चाहे आप लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो यार, ऐसे चाहे जो मर्जी आप वैसे लिख सकते हो। इंट्रोड्यूसिंग अ डायमेंशनल या डायमेंशनलेस डिपेंडेंट वेरिएबल सच दैट तो इसको बोलते हैं काई। ठीक है, काई बोलते हैं, झाई बोलते हैं, जो मर्जी आप वो बोल लो ना। तो मैं इसको एक्स आई, तो इसको मैं काई बोल रहा हूँ। ठीक, काई नहीं बोल सकता हूँ, काई तो ये होता है। मैं इसको क्या बोलूँ, मैं इसको सच दैट, तो हम इसको क्या मान रहे हैं, जाई, और जाई इज इक्वल टू मान क्या रहे हैं, वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि मानना ही यहाँ तो हम इसे मान रहे हैं जाई इज इक्वल टू बीटा और इंटू एक्स। ध्यान देना, इस बात को हम मान रहे हैं। फर्दर सपोज चाहे लिख सकते थे, चाहे हम लिख सकते थे इंट्रोड्यूसिंग अ डायमेंशन लेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच दैट, ये हम मान सकते थे। अब अगर हमने ऐसा माना है तो थोड़ा सा हम क्या करें, दोनों साइड का स्क्वायर कर लें। दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो जाई स्क्वायर हो जाएगा और बीटा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा जाई स्क्वायर अपान बीटा, ये मिलेगा, जाई स्क्वायर अपान बीटा मिलेगा। और अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को एज इट इज रखेंगे, इस वैल्यू का हमें काम लगेगा आगे चलकर। ठीक है, इट इज हमें लिख भी देते हैं कि क्या है, इट इज डिस्प्लेसमेंट फॉर्म ऑफ मेन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म ऑफ मेन पोजीशन, यही है। अब इधर आ जाओ, अब क्या करना है, इधर आ जाओ, इस वैल्यू पर आ जाओ। इस वैल्यू पर जब आओगे और इसका डिफरेंशिएट करो, वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो डी जाई अपान डी एक्स ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, डी बीटा हो जाएगा, वो रूट बीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखना पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा कि डी जाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू रूट बीटा। इसका काम लगेगा, अभी बहुत बढ़िया काम लगेगा इसका। ये तो हम अगर डी जाई अपान डी एक्स हमारे पास है, या डी साई, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, डी जाई अपान डी साई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, डी साई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम देखो इस वैल्यू को थोड़ा सा इंटरचेंज कर रहे हैं, ज़रा ज़्यादा नहीं। डी जाई अपान डी साई हम ऐसे रखेंगे, और डी एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान देना, डी जाई को एज इट इज़ रख रहे हैं और डी एक्स को यहाँ लिख रहे हैं, और डी एक्स को एज इट इज़ रख रहे हैं और डी साई को यहाँ लिख रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखो डिफरेंशियल फंक्शन बन गए, एक जाई का एक्स के रिस्पेक्ट में और एक्स का एक फाई के रिस्पेक्ट में, दो डिफरेंशियल इस तरीके से बन गए इक्वेशन। और डी जाई अपान डी साई इज इक्वल टू, जरा देखो ध्यान से कि ये डी जाई अपान डी एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो रूट बीटा है, कितनी है, रूट बीटा है। रख दो ये वैल्यू, कितना है, रूट बीटा है। और डी एक्स अपान क्या बनेगा, ये डी फाई बनेगा। कितना बनेगा, ये डी फाई बनेगा। ये वैल्यू आपको मिल गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा अब आप इसको इंटरचेंज करो, इसका प्रोडक्ट यहाँ पर कर लो, तो आप देखोगे डी साई अपान डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर रूट कितना हो जाएगा, बीटा, ये कितना हो जाएगा, रूट बीटा, और फिर कितना हो जाएगा,
ये डी थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डी साई अपान डी एक्स और रूट बीटा और डी साई अपान क्या कर सकते हैं, इसको डी जाई कर सकते हैं, डी जाई कर सकते हैं। हम एक बार और डिफरेंशिएशन करें, अगर एक बार और डिफरेंशिएशन करें एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी बाई डी एक्स और डी साई अपान डी एक्स ये हो जाए और डी अपान डी एक्स और रूट बीटा और डी साई अपान डी जाई ये कर लें, तो ये तो हो जाएगा डी टू फाई अपान डी एक्स टू ये हो जाएगा और ये रूट बीटा तो बाहर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा डी अपान डी एक्स और डी फाई अपान डी जाई ये हमको मिलेगा, ये इक्वेशन हमको मिलेगा। अब ज़रा ध्यान से देखना है, इसमें हमें ध्यान से देखना है कि हम क्या इंटरचेंज करने वाले हैं। हम इस साइड में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे डी साई अपान डी एक्स एज इट इज़ लिख लेंगे और बीटा को भी एज इट इज़ लिख लेंगे। देखो यहाँ चेंज करना है हमको, डी साई तो ऐसे लिख लेंगे डी साई और डी अपान, और देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये डी एक्स कर रहे हैं और डी ये जाई कर ले रहे हैं, ये डी जाई कर लिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब इतनी वैल्यू अगर आपको ध्यान में आ गई तो हम रूट बीटा तो एज इट इज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और डी अपान डी जाई यहाँ पर लिख लिए और डी साई अपान डी एक्स की वैल्यू देखो, डी साई अपान डी एक्स की वैल्यू देखो, ये बड़ी वैल्यू है, ये वैल्यू रखो दो, डी फाई अपान डी एक्स डी साई अपान डी एक्स की वैल्यू, डी साई अपान डी एक्स की वैल्यू ये रखो, कितना हो जाएगा ये रूट बीटा और डी साई अपान डी जाई ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आपको क्या मिल रहा है मालूम है, रूट बीटा इंटू रूट बीटा मिल रहा है और डी टू साई अपान डी जाई का स्क्वायर यानी जाई टू, तो ये मिलेगा आपको डी टू फाई अपान डी टू फाई मैं बार बार बोलता हूँ, आप साई याद रखना, साई है डी टू साई अपान डी एक्स टू और ये रूट बीटा प्रोडक्ट हो गया तो ये मिलेगा बीटा और डी टू साई अपान डी जाई टू ये मिल जाएगा आपको, ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका भी काम लगेगा। दिस वैल्यू या हम ऐसे लिख ही देते हैं, इक्वेशन नंबर मत डालो आप, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट करो, इक्वेशन थर्ड ये है, कहाँ पर बनाया था इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड कहीं पर बनाया था मैंने, यहाँ पर इक्वेशन थर्ड कहीं पर अल्फ़ा बीटा मानकर बनाया था, अल्फ़ा और बीटा ये देखो, ये मिल गया हमको, इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन फोर्थ है, सॉरी इक्वेशन क्या है फोर्थ है, देखो यहाँ पर इक्वेशन ये फोर्थ है, ठीक है, ये इक्वेशन फोर्थ है। तो इक्वेशन फोर डी यहाँ पर लिख लेते हैं, इक्वेशन फोर क्या है, ये इक्वेशन फोर है, क्या है इक्वेशन फोर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इक्वेशन फोर है डी टू साई अपान डी एक्स टू और प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर और साई इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन फोर था, यही इक्वेशन फोर था, यहाँ कहीं पर फोर रोमन में कहीं पर कुछ, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक। अब डी टू फाई अपान डी एक्स टू की ये वैल्यू निकल कर आई है, ये वैल्यू पुट कर लो इसी जगह पर, बीटा और डी टू साई अपान डी जाई टू और प्लस अल्फ़ा ये हो जाएगा और माइनस बीटा तो एज इट इज रहेगा स्क्वायर, और अब आप क्या करोगे, और x की वैल्यू आपने निकाला था कहीं पर, वो वैल्यू देखो, ये एक्स स्क्वायर की जगह पर जाई स्क्वायर अपान बीटा रखोगे आप, जाई स्क्वायर अपान बीटा रखोगे आप, तो क्या रखोगे x की जगह पर जाई स्क्वायर अपान बीटा रखोगे आप, ये वैल्यू रखोगे और फाई लगाओगे और इक्वल टू जीरो लोगे, ये बीटा से एक बीटा कैंसिल हो गया और बीटा डी टू साई अपान डी जाई स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा
और जाई स्क्वायर और ये हो जाएगा साई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर बीटा कॉमन कर लो, आप बीटा कॉमन कर लो, d2 साई अपान d2 जाई स्क्वायर प्लस बीटा कॉमन कर लिया तो यहाँ बन गया अल्फ़ा अपान बीटा और माइनस जाई स्क्वायर और साई इज इक्वल टू 0। पूरे में से बीटा कॉमन करो, पूरे में से बीटा कॉमन करो तो d2 फाई अपान डी जाई स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा अपान बीटा और माइनस जाई स्क्वायर और यहाँ फाई साई और इक्वल टू 0। अब बीटा को इधर भेज दो 0 के पास, तो d2 साई अपान डी जाई स्क्वायर प्लस अल्फ़ा अपान बीटा और माइनस जाई स्क्वायर और फाई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन नंबर कोई नाम दो। इसे क्वेश्चन नंबर हम क्या नाम दे देते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर ऐसा करो ना, एक क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यहाँ से मॉडिफाई ही कर लेते हैं, क्योंकि हम क्वांटम मेथड पढ़ रहे हैं तो 3a और 3b को हम यहीं पर छोड़ दो। आप 3a और 3b को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कर लो आप। ये बार बार का झंझट ही जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, बार बार का झंझट ही ख़त्म करो, ये झंझट ख़त्म करो। इसे क्वेश्चन नंबर 1 नाम दो। कहाँ गया, मल्टीप्लाई किया था कहीं पर, मल्टीप्लाई कहाँ पर किया था, ये है मल्टीप्लाई किया है ये। इसे क्वेश्चन नंबर 1 नाम दो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 नाम दो इसको। और ये जो है इसे इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में, इन दोनों को मैं पेन ही चेंज कर देता हूँ। ये इसे कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन नंबर 2 नाम दो, ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। ठीक है, अभी सब सही हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया और इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दो, ये इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो आप इसको, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और अब यहाँ पर जो बन रहा है अल्फ़ा अपान बीटा का कॉमन कहाँ लिया है, कहाँ लिया, अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर, अच्छा इसको कोई इक्वेशन ही मत बनाओ, अभी छोड़ ही दो इसको। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं कि बना लेते हैं इक्वेशन इसको। मेरे ख्याल से भी छोड़ दो इसको, इसे बना लो इक्वेशन नंबर 4, इसे इक्वेशन नंबर 4 बना लो। ठीक है, यहाँ तक काम बन गया है हमारा, इक्वेशन नंबर ये 4 हो गया। अब हमारी थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स के साथ थोड़ी थ्योरी स्टार्ट होती है। थ्योरी क्या है कि नाउ इफ़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, नाउ इफ़ द डिस्प्लेसमेंट from the mean position from the mean position is very large, ये जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट थी बॉडी की, हमने डायग्राम में जो दिखाया था, डायग्राम में दिखाया था, अगर ये बहुत लार्ज हो जाए, इतना हो जाए कि इनफाइनाइट हो जाए या बहुत बड़ा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, बहुत लार्ज हो गया, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया, तो क्या होगा, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स इज लार्ज, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स इज लार्ज, ये वैल्यू ही बहुत ज़्यादा हो जाए लार्ज, देन एक्स इज proportional to जाई। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स जाई प्रपोर्शनल टू एक्स है, जाई प्रपोर्शनल टू एक्स है और जाई विल बी लार्ज,
एक्स लार्ज है तो जाई भी लार्ज हो जाएगा, नो डाउट। फिर इसमें एक्स लार्ज है तो जाई भी लार्ज हो जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व, नाउ वी विल सॉल्व, क्या सॉल्व करेंगे? वी विल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यही वाला डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे अब। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अगेन, दिस इज अगेन a second order differential equation, order differential equation होगा, differential equation होगा, ठीक है। differential equation which is gives as the value, which is gives as the value, as the value of psi, psi की वैल्यू in the form of, in the form of जाई, जाई के फॉर्म में आएगी साई की वैल्यू। एंड नाउ वी विल सॉल्व, वी विल सॉल्व, वी विल सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation for large value of जाई। तो जाई वैल्यू के लिए अगर हम देख रहे हैं तो जाई की वैल्यू x के बड़ा होने से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो जाई स्क्वायर की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, अल्फा पान बीटा के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो सो इग्नोर अल्फा पान बीटा, इग्नोर अल्फा पान बीटा, फिर ये वैल्यू इग्नोर ही करनी पड़ेगी। और अगर ये वैल्यू इग्नोर करनी पड़ गई, ये वैल्यू इग्नोर करनी पड़ गई, अल्फा पान बीटा की वैल्यू इग्नोर करनी पड़ गई, तो दिस इक्वेशन विल बिकम्स, ये इक्वेशन जो हमारा आया है, ये इक्वेशन कैसा है, d2 साई अपान डी कितना है, जाई टू प्लस अल्फा अपान बीटा माइनस कितना है ये जाई स्क्वायर, और ये साई इक्वल टू 0। इसमें ये वैल्यू हटाना है अब हमको, d2 साई अपान डी जाई स्क्वायर और माइनस जाई स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। क्योंकि x की वैल्यू बड़ा होने से जाई की वैल्यू बड़ी हो गई, क्योंकि जाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोजीशन है, और पोजीशन बड़ा हो गया तो हमारा, पोजीशन बड़ा हो गया तो हमारा जाई भी बड़ा हो जाएगा, तो अल्फा पान बीटा की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। और इसे इक्वेशन नंबर 5 मान रहे हैं हम, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया, ठीक है। अब अगर ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो अब। एंड राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड कैलकुलेट, और कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करना है आपको, द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड कैलकुलेट द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो अब। डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दिस वे, इन दिस वे। अब अगर आप इसको डिफरेंशियल d2 साई अपान डी जाई 2 को मान रहे हो d, तो डबल, रुको, इसको क्या मान रहे हो, d साई अपान डी जाई को मान रहे हो d, तो d2 साई अपान डी जाई 2 को क्या मानोगे, d2 मानोगे, डबल डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा जाई स्क्वायर, और ये फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन क्या बन जाएगा, आप इसको, आप ऐसा करो कि साई कॉमन लेकर भेज ही दो, ये आप ये साई हटा ही दो, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो। देखो मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, आप इसको d2 अपान डी जाई 2 और इसको फाई लिख रहे हो,
और इसको लिख रहे हो ऐसे फाई इक्वल टू 0। अब फाई को कॉमन लेकर आप भेज दे रहे हो, जाई स्क्वायर और इक्वल टू 0 हो गया। और अब आप इसको D2, अब इसको मान रहे हो आप D, ये D है तो D2 D जाई 2 को आप ये मान रहे हो कि D2 है। ये इसी को बेसिकली लिखा जा रहा है D2 माइनस और जाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और अब आप अगर इसको सही लिखोगे तो D2 इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, जाई स्क्वायर हो जाएगा और D इज इक्वल टू प्लस माइनस जाई हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस। अब ये सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस बी और माइनस बी। देखो कितना मतलब सुंदर सॉल्यूशन आ गया इसका। सो इट सॉल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इसका फॉर्म क्या बनेगा, चलो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर लिखोगे तो क्या बनेगा, साई बनेगा और ई टू दी पावर प्लस माइनस और जाई स्क्वायर बाई 2 बनेगा इसका सॉल्यूशन। वेव फंक्शन से ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आपको लिखना आता होगा तो यही बनेगा इसका। दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, ये भी याद रखना। दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है ये, ठीक है। बट व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, ये इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आप बताएं जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो सी यू और ई टू दी पावर माइनस और जाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 6 बन रहा है मेरे, इक्वेशन नंबर शायद 6, इक्वेशन नंबर 6 बन रहा है, ये इक्वेशन नंबर 6 बन रहा है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बुक वाले इसको थोड़ा सा और भी किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे मैं यहाँ लिख कर बता देता हूँ कि वेयर यू इज अ फंक्शन ऑफ जाई। अब कभी कहीं कहीं पर साई इज इक्वल टू ऐसे लिखा होता है यू, और ये रुको ऐसे लिखा होता है जाई और ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, कहीं कहीं ये लिखा होता है। या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्डर पर आप लिखो। तो इसका जनरल सॉल्यूशन तो ये हो गया और एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये हो गया, एग्जैक्ट ये है, जनरल ये है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और साई इज इक्वल टू सी यू और ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। डिफरेंशिएट करो इसको विथ रिस्पेक्ट टू जाई, इसको डिफरेंशिएट करो। तो आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो आप। जब डिफरेंशिएट करोगे तो डी साई अपान डी जाई मिलेगा और सी मिलेगा, और इसको आप यू को फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, या फिर आपकी जो मर्जी, आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, और फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएट वाला इक्वेशन आप लगा दो। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ये वाला इक्वेशन आप लगा दो। तो आप जब इसको लगाओगे तो ये ब्रैकेट में कर लो और ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और u का हो जाएगा डी यू अपान डी जाई और प्लस u फिर हो जाएगा, और ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 का होगा, फिर डिग्री का जब होगा तो -2 जाई अपान 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और c हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, दोनों टर्म में है तो कॉमन कर लो आप इसको क्या करो, कॉमन कर लो, और डी यू अपान डी जाई, और यहाँ माइनस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जाई और यू हो जाएगा, ये हो जाएगा जाई और यू हो जाएगा। यहाँ से इतना मिलेगा आपको, ठीक है, इतना यहाँ से मिल जाएगा, ई डी यू जाई और इतना हो जाएगा। अच्छा, अगर हम कॉमन ना करें तो देखो एक चीज़ और हो रहा है, कॉमन मत करो, कॉमन तो मत करो आप ना, कॉमन मत करो आप, c का अंदर मल्टीप्लाई कराओ और e टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 और डी यू अपान डी जाई एज इट इज रहने दो,
और सी का अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो सी यू हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, जाई हो जाएगा, और ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी आपको। और आप यहाँ से थोड़ा सा देखें कि थोड़ा सा इसको और सही लिख लो यार, जाई पहले लिख लो और सी और यू देखो। अब ये वैल्यू देखो ज़रा, ये वैल्यू देखो आप, ये वैल्यू कहीं ना कहीं फाई मिल रही है कि नहीं, ये फाई मिल रही है कि नहीं, देखो फाई मिल रही है। तो ये फाई जब मिल रही है तो सी डी यू अपान डी जाई और ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस जाई, और ये वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई लिख सकता हूँ, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसके लिए यूजिंग इक्वेशन 6 मैंने यूज कर लिया, ठीक है। बहुत मैं मतलब याद आपको बता दूँ, बहुत कंसंट्रेशन बना के सारे इक्वेशंस को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन बना के सारे इक्वेशंस लिख रहा हूँ। अब क्या करना है हमको कि एक बार इसको, ये क्या चल रहा है, डी साई अपन डी जाई, ये चल रहा है, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डी टू जाई अपन डी टू साई अपन डी जाई 2, ये एक बार और डिफ्रेंशिएट करता हूँ। अब एक बार डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो अगर आप एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, सी कॉमन कर लो आप, तो फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगा जाई स्क्वायर बाई 2, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी टू यू अपान डी जाई 2 हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएट होगा। और प्लस फिर इस वाले टर्म को तो एज इट इज रखोगे, इस वाले टर्म को एज इट इज रखोगे, और ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और जब जाई स्क्वायर बाई 2 का होगा तो -2 और जाई बाई -2 जाई बाई 2 हो जाएगा। और ये हमारा डिफरेंशिएशन इस वाले टर्म का कंप्लीट हुआ, इस वाले टर्म का कंप्लीट हुआ, बीच में माइनस लगेगा। और इसका जब डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और इसको फर्स्ट मान रहे हैं और इसको सेकंड मान रहे हैं, तो जाई एज इट इज रहेगा, और डी साई अपान डी जाई हो जाएगा, जाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और प्लस अब हमारा सेकंड फॉर्म जो फाई साई है वो ऐसे रहेगा, और जाई का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और डी टू साई अपान डी जाई स्क्वायर, और फिर अब हमको क्या करना होगा, सी से अंदर मल्टीप्लाई होगा, और माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, और डी टू यू अपान डी जाई स्क्वायर ये हो गया, और माइनस ये वाला माइनस इसको प्लस को माइनस बनाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो सी हो गया है और जाई हो जाएगा, और ए टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और डी यू अपान डी जाई हो जाएगा ये, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, जाई और डी फाई अपान डी जाई, और माइनस और ये साई हो जाएगा, ठीक है, माइनस साई हो जाएगा। अब देखो कोई चीज़ अगर कैंसिल हो रही तो करो कैंसिल हो पा रही है क्या, नहीं कैंसिल हो पा रही हो तो छोड़ दो, नहीं हो पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो पा रहा है, या तो मैं साई और डी साई अपन डी जाई की वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, चलो ऐसा ही कर लेते हैं, कुछ सॉल्व हो जाएगा हो सकता है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साई एंड डी साई अपान डी जाई फ्रॉम एबव इक्वेशन, अब एबव इक्वेशन से ये वैल्यू आप पुट करो आप, तो हमने डी साई अपान डी जाई की जो वैल्यू निकाली है वो वैल्यू यहाँ कहीं ये वैल्यू निकाली है, इतनी बड़ी वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू ये वैल्यू हमको पुट करना है, ये वैल्यू पुट करना है, ये वैल्यू, और फाई की जो वैल्यू है वो ये पुट करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है, दोनों वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है। ये D2 है, ये D2 है, वैल्यू पुट करो आप, तो आप देखोगे ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 और डी टू यू अपान डी जाई 2 हो जाएगा, माइनस और सी जाई ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 और डी यू अपान
डी यू अपॉन डी जाई एज इट इज रहेगा माइनस जाई। अब डी फाई की जगह पर पुट होगी वैल्यू, याद रखना पूरी वैल्यू पुट करेंगे हम। ये डी फाई अपॉन डी जाई की जगह पर डी फाई करें, डी साई अपॉन डी जाई की जगह पर इक्वेशन नंबर 6 पूरा पुट करेंगे। तो ये ब्रैकेट लगा लेते हैं सी और डी यू अपॉन डी जाई ए टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस जाई, और ये क्या हो जाएगा साई ब्रैकेट क्लोज। और फिर ये साई की जगह पर क्या पुट करेंगे, साई की जगह पर इक्वेशन नंबर ये पुट करेंगे, ये सी यू, ये तो है ना वैल्यू सी यू ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, ये पुट करेंगे पूरी वैल्यू। ब्रैकेट ओपन करो बस, सी ई टू दी पावर जाई स्क्वायर बाई 2 थोड़ा लेंदी हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है। डेरिवेशन में कुछ है नहीं, बस बड़ा है और ज़्यादा बड़ा है, कुछ हद से ज़्यादा ही बड़ा है। और डी यू अपॉन डी जाई और माइनस जाई से अंदर मल्टीप्लाई करो तो जाई, और सी डी यू और डी जाई ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस, अब ये प्लस हो जाएगा और ये जाई स्क्वायर हो जाएगा और ये साई हो जाएगा, और माइनस सी यू ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये वैल्यू मिलेगी हमको। अब देखो कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो देखो कैंसिल कर दो भाई, सी और देखो ये वैल्यू पूरी परफेक्टली मैच कर रही है क्या, मैच तो करनी चाहिए थी, नहीं कर पा रही है, लेकिन माइनस माइनस नहीं हो पा रहा है, कहीं से भी कोई काम बनता नज़र नहीं आ रहा है। ये कहीं प्लस तो नहीं था, हमने माइनस कर दिया हो, देखो ये देखो माइनस था, माइनस सी था, चलो देख लेते हैं। चलो नहीं हो रहा है कुछ भी तो मत करो, सी ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 और डी टू यू अपॉन डी जाई 2, और ये वैल्यू अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है तो ऐड कर लो -2 और सी हो जाएगा और जाई हो जाएगा, और डी यू क्या हो जाएगा, ये डी यू अपॉन डी जाई और ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, ये दोनों ऐड कर लिया, ये दोनों टर्म, और प्लस जाई स्क्वायर और साई की वैल्यू फिर से रख दो, ये साई की वैल्यू ये है सी यू ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, क्या है सी यू ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 है, और माइनस सी यू और ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 है। सी ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 डी टू यू अपॉन डी जाई 2 माइनस 2 सी जाई और डी यू अपॉन डी जाई ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और सी यू और जाई स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस सी यू ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक हम लोग पा गए हैं, बहुत लंबा इक्वेशन बना है, डी टू साई अपॉन डी जाई 2 हो जाएगा ये। चलो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी टू फाई अपॉन डी जाई 2 की वैल्यू पुट करो, इससे पहले हमने वैल्यू निकाल रखी है, बस हम लोग थोड़ा थोड़ा इक्वेशन को रिड्यूस करने की ओर बढ़ रहे हैं। द वैल्यूज ऑफ डी टू साई अपॉन डी जाई 2 एंड फाई इन इक्वेशन 4 बी गेट। अब इक्वेशन 4 पर चलते हैं, पहले देखते हैं इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 कहाँ गया, इक्वेशन 5 देखो, डी टू साई अपॉन डी जाई 2 की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया, बहुत बड़ी वैल्यू आई हुई है, और फिर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस ये जाई स्क्वायर, और यहाँ पर फाई की वैल्यू भी रखनी है, ये हमें इक्वेशन वहाँ पर लिख लेना है, इक्वेशन 4 में ही हमको पुट करना है, तो इक्वेशन 4 वहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये है इक्वेशन 4, देखो डी टू साई अपॉन डी जाई 2 प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा और माइनस जाई स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 4।
इसी में वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू ये निकाली गई है, ये वैल्यू निकाली गई है इसकी वैल्यू, और साई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साई की वैल्यू सी यू और ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 है। ये वैल्यू आपको पुट करनी है। करो वैल्यू पुट, तो बहुत लेंथी जाएगा। चलो करते हैं, बहुत मेहनत लग रहा है इसमें। ठीक है, ये लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का चला जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा ये। सी ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 और डी टू यू अपान डी जाई 2। और अगर एक भी मिस्टेक किया तो पूरा का पूरा लेक्चर जो है इधर से उधर हो जाएगा। और ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी यू और जाई स्क्वायर। ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस सी यू, कैपिटल यू रहेगा, इसको स्मॉल मत बनाओ, और ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। ये तो अभी तक हमने डी टू साई अपान डी जाई 2 की वैल्यू रखी। अब प्लस लगाएंगे, अब ब्रैकेट में लगाएंगे, अल्फ़ा बाई बीटा रखेंगे और माइनस जाई स्क्वायर IGT रखो, और फाई की वैल्यू देखो, फाई की वैल्यू क्या है, सी यू ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 और इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपको मिल गई। अब ये वैल्यू मिल गई तो अब इस वैल्यू को देखते हैं। ये पूरी इक्वेशन को हम सोच रहे हैं कुछ इजी कर दें। देखो सी ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 ये सब में कॉमन है, इससे आपको क्या करो, कॉमन ही ले लो आप। सी ई टू दी पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 कॉमन कर लो, सब में से कॉमन कर लो आप। तो यहाँ पर क्या बचेगी, डी टू यू अपान डी जाई स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो सी कॉमन कर लिया, ये कॉमन कर लिया, 2 जाई बचेगा और डी यू अपान डी जाई बचेगा। ये बचेगा, जो बच रहा है उसको बचा दो। और प्लस सी कॉमन हो गया, ई टू दी पावर कॉमन हो गया, तो यू और जाई स्क्वायर बच रहा है। माइनस यहाँ पर केवल बच रहा है यू बच रहा है, प्लस और यहाँ पर तो अल्फ़ा अपान बीटा माइनस जाई स्क्वायर बच रहा है, और सी कॉमन और ये यू बच रहा है। यू बच रहा है तो बचा लो, जो बच रहा है बचा लो, जो कट रहा है उसको फेंक दो। और डी टू यू अपान डी जाई 2 माइनस 2। थोड़ा सा इक्वेशन ईजी हुआ अब देखने में, अभी तक तो बहुत सारे पैरामीटर थे तो ऐसा लग रहा था कि ये किसी सॉल्यूशन पर इक्वेशन पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, और बहुत इरिटेटिंग इक्वेशन लग रहा होगा क्योंकि ये लंबे समय से चल रहा है। ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है ना, ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। इसको u को मल्टीप्लाई करा दो अंदर, u को मल्टीप्लाई करा दो अंदर। तो डी टू यू अपान डी जाई 2 माइनस डी जाई, और डी यू अपान डी जाई, और प्लस यू जाई स्क्वायर माइनस यू, और प्लस अल्फ़ा अपान बीटा यू माइनस जाई स्क्वायर यू इक्वल टू 0। और अब क्या हो गया, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, थोड़ा थोड़ा छोटा हो रहा है इक्वेशन। अब डी टू यू अपान डी जाई 2 माइनस 2 जाई, और डी यू अपान डी जाई, और माइनस फिर क्या हो गया है, आपको यू मिला है, और प्लस अल्फ़ा अपान बीटा यू इक्वल टू 0 मिल गया है। ये मिल गया है। चलो यहाँ तक अगर हम पहुँच गए हैं तो कुछ और भी कर सकते हैं। डी टू यू अपान डी जाई 2 और माइनस 2 जाई, और डी यू अपान डी जाई, और प्लस अल्फ़ा अपान बीटा माइनस 1 और u इक्वल टू 0। u की टर्म में देखो ये कुछ इक्वेशन ऐसा बन रहा है। इक्वेशन नंबर पता नहीं सीरियल में कौन सा आएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 6 तक बन गया है तो 7वां बना लो इसको, इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 7 बन जाएगा। अब आपको एक चीज़ और यहाँ बता दूँ कि u को बहुत सारी बुक में h से भी लिखा जाता है, तो आप ये मत समझना कि u क्या है तो मैं इसको और किसी से रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारी बुक में u को h से भी लिखा जाता है, और इसे हर्मिट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हर्मिट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये हर्मिट पॉलिनोमियल है u। ये मत समझना कि कोई एनर्जी है, हर्मिट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब आगे आ जाते हैं। वेयर u है क्या चीज़, u है क्या चीज़ ये बताओ। u जो है वो जाई का फंक्शन है,
जिसे हम क्या बोलते हैं, हर्मिट पॉलिनोमियल। ये हर्मिट पॉलिनोमियल बोलते हैं, और इन द टर्म क्या हो, जाई के टर्म में है। तो अब u हमारा जाई और इज इक्वल टू, हर्मिट पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ मैं, ये होता है a0 प्लस a1 जाई और प्लस a2 जाई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये होता है an और जाई टू दी पावर n हो जाता है। और अगर हर्मिट पॉलिनोमियल जाई के टर्म में मैं लिखना चाहूँ थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करके, और इस सारे प्लस को हम समेशन में बदलना चाहें, तो हम सिग्मा लगा लेंगे, और n की वैल्यू 0 से ले रहे हैं, और n की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक ले रहे हैं, इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, और a टू दी पावर n और जाई की वैल्यू n, जाई टू दी पावर n, और दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। ये इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा। चलो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ जाई के टर्म में, तो डी यू अपान डी जाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, क्योंकि ये वाला टर्म तो 0 वाला टर्म तो कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा ना डिफरेंशिएशन इसका, तो ये 0 हो गया, तो 1 वाला टर्म ही बचा है, तो इसलिए n इक्वल टू अब 1 से ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर n, और यहाँ n आगे आ जाएगा, और जाई की पावर n-1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, और n a टू दी an, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, जाई टू दी पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है, जाई टू दी पावर n-1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, इतनी वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं कि जाई की जगह पर चलो 2 जाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों, यहाँ से यहाँ पर ऐसा करो, पहले ऐसे कर लो, डी यू अपान डी जाई और सिग्मा n इज इक्वल टू 1 को इन्फिनिटी, और n a टू दी पावर n, और जाई की पावर n लिखो, और ये -1 जो है ना, इसको 1 अपान जाई कर लो आप, और जाई को इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो जाई को मल्टीप्लाई करोगे तो डी यू अपान डी जाई और सिग्मा n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी और n a n और जाई की पावर n, ये मिल जाएगा आपको। दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जाई और डी यू अपान टू डी जाई, और ये सिग्मा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, और n a n और जाई टू दी पावर n बन रहा है, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर कोई मानो आगे, इक्वेशन नंबर क्या मान रहे हैं हम इसको, इक्वेशन नंबर 9 मान रहे हैं इसको, ये इक्वेशन नंबर 9 हो गया। अब आप अगर जो ये लगाते हो हर्मिट पॉलिनोमियल, ये हर्मिट पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, याद रखना ये फार्मूले के तौर पर कि डी एच अपान डी क्यू, आप ऐसे भी लिख सकते हो n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी और n a n, और आप इसको q इज इक्वल टू n-1 के टर्म में भी ऐसे लिख सकते हो, और d2h अपान dq2 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि n की वैल्यू अब 2 आ जाएगी, क्योंकि पहला टर्म अब 0 हो गया ना, दूसरी बार ये जब डिफरेंशिएट होगा तो, और इन्फिनिटी हो जाएगा, और n a n और n-1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा q की पावर क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। अब जो रिप्लेस होने वाला टर्म है वो रिप्लेस n-1 जो है वो n-2 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हर्मिट पॉलिनोमियल को आप ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और अगर आप अब ऐसे लिखना चाहते हो डी यू अपान डी जाई 2, ऐसे लिखना चाहते हो अगर आप, तो सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 0 से भी आप शुरू कर सकते हो, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, और फिर ये कैसे हो जाएगा, n+2 हो जाएगा और n+1 हो जाएगा, फिर a टू दी पावर n+2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू n। हर्मिट पॉलिनोमियल आप लगाओगे तो ये इसका एक्सपेंशन मिल जाएगा आपको, ये इसका एक्सपेंशन मिल जाएगा, ये 10 नंबर इक्वेशन है। अब आप क्या करो कि इक्वेशन 8, 9 और पुट इक्वेशन 8, 9 एंड 10, ठीक है, 10
इन इक्वेशन 7 में सारी वैल्यू पुट करो। देखो इक्वेशन नंबर 7 ये है d2u/d-2 और du/d सारी वैल्यू आपको मिल चुकी है। देखो यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिल गई है, ये वैल्यू मिल गई, यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई। 7 की वैल्यू कहाँ है, 7 ये है और 8 ये है और 9 ये है। सारी वैल्यू पुट कर दो आप, वैल्यू पुट करो आप। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो सबसे पहले आपको इक्वेशन नंबर 7 में पुट करनी है d2u/d-2 है इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 में ये वैल्यू कहाँ पर आपने निकाला, इक्वेशन नंबर 10 में निकाला आपने, इक्वेशन नंबर 10 में निकाला। तो इक्वेशन नंबर 10 की वैल्यू लिखो। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सिग्मा n = 0 इन्फिनिटी तक n+2 हो गया, n+1 हो गया, an+2 हो गया और ये जाई की पावर n हो गया माइनस। अब इक्वेशन नंबर 7 अगला क्या है, 2 जाई du/d, ये वैल्यू ये निकाला है आपने, ये वैल्यू निकाला है, ये वैल्यू आपको पुट करना है। आपको ये वैल्यू जब पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सिग्मा n = 0 इन्फिनिटी और 2n और जाई की पावर n हो जाएगा। ठीक है, और भी तो है इसके साथ, ये है 2 और जाई भी है, 2 जाई भी है, क्या है 2 जाई भी है इसके साथ। ठीक है, तो ये वैल्यू मत भूलना। ठीक, तो ये वैल्यू नहीं भूल। अच्छा, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया था इक्वेशन नंबर 9 में, ये वैल्यू पूरी की पूरी आ गई थी। ये देखो 2 जाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में, देखो ना 2 जाई की पूरी वैल्यू हमने निकाल ली है। ये देखो ये पूरी वैल्यू निकाली है कि n = 1 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, n = 1 से इनफाइनाइट तक जा रहा है और कहाँ तक इनफाइनाइट तक जाके कहाँ मिल रहा है, n और जाई की पावर n तक ये मिल रहा है। ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर नोट कर ली है। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर α/β -1 और फिर इक्वेशन नंबर 7 क्या था, देख लो u था और u की वैल्यू ये है, u की वैल्यू ये इतनी है, ये वैल्यू रख लो आप। u की वैल्यू कितनी है, सिग्मा n = 0 और इन्फिनिटी तक जाएगा और an और जाई की पावर n, ये वैल्यू थी हमारी, पूरी की पूरी यही वैल्यू थी। और आई थिंक इक्वल टू सब 0 चल रहा है, ये इक्वल टू 0 कर लो आप। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सिग्मा n = 0 से इन्फिनिटी तो सब में है तो कॉमन कर लो, n+2 है, n+1 है और an+2 है और फिर क्या है -2n है और an है और प्लस α/β -1 और an है और जाई की पावर n, ये यहाँ पर कॉमन कर लिया। ठीक है, जाई की पावर n ये कॉमन कर लिया ऐसे। अब दिस इक्वेशन, अब आप क्या करो, दिस इक्वेशन ओनली satisfied the coefficient of जाई टू दी पावर n will be 0। ठीक है, तो n+2 हो गया और n+1 हो गया और an+2 हो गया -2n और an प्लस α/β -1 an = 0, ये मिल गया हमको। इसको और सॉल्व करो, इसको और सॉल्व करोगे तो n+2 और n+2 और n+1 an+2 और इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, इक्वल की इधर ले जाओगे तो 2n और -α/β -1 और an, ये ब्रैकेट में मिल जाएगा आपको, ये ब्रैकेट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, या हम ऐसे कहें कि ये ब्रैकेट मत ही लगाओ, यहाँ पर ऐसे मिलेगा। हालांकि आप ऐसा कर सकते हो, देखो कैसे कर सकते हो कि ये 2n an आ जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा α/β -1 और an आ जाएगा और 2n और -α/β -1 और ये an, ऐसे भी हम लिख सकते थे इसको और ऐसे ही लिख दो। अब चलो ठीक है, ऐसा ही लिख दो, an+2 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ से ये होगा। an+2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा 2n, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करो, -α/β और +1, और an और अपान में क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा और n+1 हो जाएगा, an+2 और यहाँ से 2n+1 और ब्रैकेट में -α/β और an और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा n+2 और n-1, ये मिलेगा हमको, वैल्यू मिलेगी n+1, ये वैल्यू मिल जाएगी हमको। चलो बेटा, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है इस पर भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो ऑलरेडी सपोज द हर्मिट पॉलिनोमियल, ये हमने पहले ही मान लिया है कि क्या मान लिया है हमने, ऑलरेडी सपोज्ड द हर्मिट पॉलिनोमियल और वो कैसे लिख रहे हैं हम लोग, u फंक्शन ऑफ जाई, और इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ किसका समेशन, कहाँ से कहाँ तक है ये, 0 to ∞ तक है, 0 to ∞, और an 0 to ∞ an, यहाँ थोड़ा सा स्पेस देकर लिखें, an और जाई टू दी पावर n है ये, ठीक। और इट ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इट मीन्स इट इज द पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n, पॉलिनोमियल का ऑर्डर कितना है, n है, इसका यही मतलब हुआ। सो द कॉफिशिएंट इसका क्या होगा, कॉफिशिएंट कितना होगा इसका, बताओ इसको कॉफिशिएंट क्या होगा, CIENT, कॉफिशिएंट कितना होगा इसका, तो कॉफिशिएंट इसका n+2 है, और n+4 होगा, और फिर क्या होगा, an+6 होगा, डॉट, ये इसके कॉफिशिएंट होंगे, और लास्ट में an हो जाएगा। ऑल द कॉफिशिएंट, जितने भी कॉफिशिएंट हैं वो कितने होंगे, ऑल द कॉफिशिएंट a जो n+2 है और an+4 है, और जो an+6 है, an+8 है, दे विल बी वैनिश्ड, क्या हो जाएंगे, दे विल बी वैनिश्ड, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये हट जाएंगे। और अगर ये सब वैनिश्ड हो जाएंगे तो बचेगा कौन, केवल और केवल इसके पास क्या बचेगा, ये इसके पास बचेगा कि an+2 = 0 हो गया है, और अगर ये सब 0 हो गए हैं तो ये वाला टर्म ये 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे वैनिश्ड हो जाएंगे, ये वाला टर्म भी वैनिश हो रहा है, तो ये =0 लिख दो। अगर ये =0 लिखते हो तो दिस इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाए, किस फॉर्म में आ जाएगा, देखो किस फॉर्म में आ जाएगा, 2n+1 माइनस, अरे गड़बड़ हो रहा है इक्वेशन ही, क्या था इक्वेशन, 2n+1 और -α/β और an ये था, और n+2 और n+1 और इक्वल टू ये वैल्यू 0, तो 2n+1 ये और -α/β और इक्वल टू ये 0 मिलेगा, और an रहेगा। तो अगर अब मैं इसको 2n+1 -α/β लिख रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 नहीं है, बस मैथमेटिकली वो वैल्यू 0 आ जा रही है। 2n+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, α/β आ जाएगा, और 2n+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा सबकी वैल्यू रख दो, वो टाइम आ गया है जब वैल्यू रखनी है हमको। अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाला था
8 पाई स्क्वायर एम ई अपान एच स्क्वायर या 2 ME अपान एच कट स्क्वायर। और बीटा की वैल्यू आपने निकाली थी एम ओमेगा अपान एच कट, ऐसे कुछ करके निकाला था आपने, बीटा की वैल्यू ही निकाली थी आपने, ठीक है। बीटा की वैल्यू आपने बीटा स्क्वायर ये निकाला था, यानी कि बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट आपने निकाला था 4 पाई स्क्वायर एम के अपान एच स्क्वायर, ये वैल्यू निकाली थी। वो सारी वैल्यू आप क्या करो, अल्फ़ा की जगह पर रखो, तो अल्फ़ा की जगह पर हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम ई अपान एच स्क्वायर, और बीटा की जगह पर ये वैल्यू रखोगे तो अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर एम के अपान एच स्क्वायर मिल जाएगा। और 2n+1 इस वैल्यू को आप सॉल्व करो, इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर इतना आएगी, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैसे कैंसिल होगा, ये तो रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है तो कैसे कैंसिल होगा, ये इसके अपान में एच स्क्वायर है और इसके अपान में एच है, तो एक एच से एक एच कैंसिल होगा। तो 2n+1 इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम और ई, और अपान ये एच हो जाएगा और ये रूट में 4 पाई स्क्वायर और एम के हो जाएगा। फिर आप सॉल्व करोगे तो 2n+1 और 8 और पाई स्क्वायर एम और ई हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 पाई रूट से बाहर आएगा, एच पहले से ही है तो रूट के अंदर एम के बचेगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल, 2 से ये 4 आ जाएगा और 2n+1 हो जाएगा 4 पाई और एम ई अपान एच अंडर रूट एम के बचेगा। ये वैल्यू बच रही है, ये वैल्यू बच रही है। यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो n+1/2 बचेगा और फिर यहाँ पर 4 पाई एम ई और अपान कितना हो जाएगा h अंडर रूट एम के बचेगा, ये बच रहा है अभी आप ये। तो 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, n+1/2 हो जाएगा और ये 2 पाई और e बचेगा और ये h बचेगा, आप ऐसे कर लो, और ये और रूट के अंदर m जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा और m के पहले ही बचेगा तो m से m ये कैंसिल हो जाएगा, n+1/2 और 2 पाई कैपिटल E अपॉन h और अंडर रूट m/k बच रहा है, ये अंडर रूट m/k बच रहा है। E इज इक्वल टू क्या बचेगा, E इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो ये n+1/2 बचेगा और h अपॉन 2 पाई बचेगा और अंडर रूट k/m बचेगा। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, यही वैल्यू हमको लानी ही थी। जरा अब इस लेक्चर को रिवर्स करते हैं 1 घंटा पहले, ठीक है, 1 घंटा 4 मिनट पहले चलते हैं इस लेक्चर में। तो ठीक, अगर 1 घंटा 4 मिनट पहले इस लेक्चर में पहले चलते हैं तो अब जरा देखो, बहुत लेंदी हो गया है ये लेक्चर, देखने के लिए कलेजा होना चाहिए लोगों का। बहुत से लोग तो स्किप कर देंगे, कहेंगे ऐसा लेक्चर हमें देखना ही नहीं है। देखो ये, अब ये जरा देखो 3B का, ये जब हमने जब क्लासिकल मैकेनिक्स यूज किया था तो टोटल एनर्जी कुछ ये आई थी, और जब हमने क्वांटम मैकेनिक्स यूज किया तो अभी ये आ गई है एनर्जी जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ज़रा सोचो दोनों एनर्जी में कितना डिफरेंस है, दोनों एनर्जी कितना डिफरेंस है ना। E इज इक्वल टू 1/2 KA², ये आई हुई है टोटल एनर्जी, ठीक है। दोनों में बड़ा डिफरेंस है, समझ गए ना होंगे आप मेरे ख्याल से कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। या मैं यहाँ पर अगर x लिख दूँ तो x की 0 लिखने पर टोटल एनर्जी ही 0 हो जा रही है, और यहाँ पर अगर आप अब यहाँ पर n की वैल्यू लो, आप n की वैल्यू 0 1 2 3 लो, पूरी एनर्जी 0 हो ही नहीं रही है। यानी कि जो चीज़ क्लासिकल मैकेनिक्स कह रहा है कि 0 लेवल पर पूरे ऑर्बिटल की एनर्जी 0 हो जा रही है पार्टिकल के, वो ये कह रहा है नहीं नहीं, 0 वाले लेवल पर भी कुछ एनर्जी है और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। अब उस लेक्चर का निचोड़ मिल पाया, जिनके पास पेशेंस होगा कि वो 1-1.5 घंटे का ये लेक्चर देखे होंगे, उनको ये चीज़ पता चल गई होगी कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि अगर लेवल हमारे एनर्जी का
x इक्वल टू जीरो हो गया तो उस लेवल में एनर्जी भी जीरो हो गई है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता है नहीं नहीं, उसमें जीरो नहीं हुआ है, लेवल जीरो है, लेकिन उसमें जीरो लेवल होते हुए भी जो एनर्जी है उसमें उसको हम जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। ये बात याद रखना। अब हम लोग कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं, एकदम लास्ट इस लेक्चर का कर रहे हैं। कंक्लूजन करने के बाद ये लेक्चर पूरा हमें लगता है 2 घंटा पूरा ही हो जाएगा ये। सो क्लासिकल, अब क्लासिकली हम अगर इसको देखें थोड़ा सा और देखें क्लासिकली, तो ये वैल्यू तो हमको पता चल गई। और ये h/2 को हम h कट भी लिख सकते हैं, h कट भी लिख सकते हैं। तो दिस इक्वेशन विल बिकम्स 1n1+2 और h कट और √k/m भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि m ओमेगा स्क्वायर k होता है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m लिख सकते हैं। तो हम ओमेगा इज इक्वल टू √k/m भी लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू n+1/2 और h कट और ये ओमेगा भी तो लिख सकते हैं हम √k/m की जगह पर। ये वैल्यू हम लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये भी एक इक्वेशन एनर्जी का हो सकता है। और आगे हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू 2πν भी तो लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू n+1/2 और h की वैल्यू h/2π ही लिख लो, और न्यू की वैल्यू 2πν कर लेंगे तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, और E इज इक्वल टू n+1/2 और h न्यू हो गया। देखो कितना बढ़िया क्वांटम मैकेनिक्स प्रूव हो रहा है यहाँ तक। अभी तक तो इक्वेशन बड़ा आ रहा था तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट पर चल रहे हैं धीरे धीरे, तो इंटरेस्ट हो रहा है अब। अब देखो, सो क्लासिकल ऑक्सीलेटर क्या कह रहा था, क्लासिकल ऑक्सीलेटर जो कह रहा था, अभी जो हमने आपको समझाया वही लिख रहा हूँ अब। क्लासिकल ऑक्सीलेटर क्या कह रहा था, क्लासिकल ऑक्सीलेटर क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि जब x की वैल्यू जीरो है तो एनर्जी जीरो है। कैन हैव ओनली एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी, ये भी बोल रहा था कि एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी है, ऑक्सीलेटर यही बोल रहा था। देखो इसमें x की वैल्यू रखते जाओ, एनर्जी की कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी, एनर्जी की कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी सेटिस, आप ऐसे लिखो, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू एनी पोजीशन, 0 से किसी पोजीशन तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, पोजीशन वैल्यू। बट क्वांटम मैकेनिक्स में देखो जरा क्या हो रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो रहा है, बड़ी गजब की कहानी चल रही है यहाँ पर। क्वांटम मैकेनिक्स मैकेनिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी कितनी हो रही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज नॉन जीरो। कितना इम्पोर्टेंट बात है, मैं तो इसको एक लाइन में बताने वाला था, लेकिन ये एक लाइन में बता देता तो वो रहस्य ख़त्म हो जाता। नॉन जीरो, ये जीरो ही नहीं है तो क्या है, जीरो नहीं है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी। कितना इम्पोर्टेंट बात है ये। जीरो पॉइंट एनर्जी समझने के लिए हमें 1.5 घंटा तक उसको पढ़ना पड़ेगा कि जीरो पॉइंट एनर्जी है क्या चीज़। पहले क्लासिकली पढ़ो फिर क्वांटम मैकेनिकली पढ़ो, फिर जाके समझ में आएगा। और समझ में आए भी कि कल बीच में लेक्चर लॉस करके चले जाओ, अरे यार बड़ा बोरिंग लेक्चर है, हटा दो इसको तो ज़रा, ये नहीं समझ में आएगा। एंड अरे अब बुक में पढ़ोगे ना 4-5 पेज में है, कुछ समझ में नहीं आएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड, जगह जगह पर उसने अपनी लाइन को चेंज कर दिया है, डायरेक्टली कुछ उसमें समझ ही में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 का तुम भूल ही चुके हो, और मैंने सारा टॉपिक कवर करते हुए यहाँ पर लेक्चर को बनाया है। बट एनर्जी इज़ नॉट कंटिन्यूअस,
इसमें क्या हो रहा था, इस वाले पॉइंट में क्या हो रहा था, एनर्जी कंटिन्यूअस है, 0 1 2 3 जो एक्स की वैल्यू रखोगे उसी के हिसाब से ये आता चला जाएगा। इसमें आप नहीं ऐसा कर सकते हो, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे ही रखना पड़ेगा। एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है एनर्जी। एनर्जी क्या है, डिस्क्रीट है, ठीक है, ये याद रखना। इट इज़ क्वांटाइज्ड, इट इज़ कैसा है, क्वांटाइज्ड। इन नेचर, क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड इन नेचर, क्वांटाइज्ड है किसमें, इन नेचर में, नेचर में क्वांटाइज्ड है, ये भी याद रखना। नेचर में कैसा है, क्वांटाइज्ड है, ये भी याद रखना, ठीक है। क्या है, एनी वैल्यू नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। एंड ऑल द एनर्जी, ऑल द एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल दे इक्वली स्पेस्ड, दे इक्वली स्पेस्ड। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स, वो क्या नाम, क्लासिकल में क्या, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि वो इक्वली स्पेस्ड नहीं था, लेकिन ये कह रहा है क्वांटम मैकेनिक्स नहीं, नहीं क्वांटम मैकेनिक्स में इक्वली स्पेस्ड होता है। मैं आपको याद होगा कि ऐसे मैंने ड्रॉ किया था, फिर ऐसे ड्रॉ किया था, फिर ऐसे ड्रॉ किया था, फिर ऐसे ड्रॉ किया था, वो स्पेस लगातार मैं ऐसे डिक्रीज किया था एनर्जी लेवल के बीच में। लेकिन कह रहा है नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता है, हर एक एनर्जी लेवल इक्वली स्पेस्ड होगा, उसमें लेवल का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सब इक्वली स्पेस्ड हो जाएगा, सब इक्वली स्पेस्ड हो जाएगा। समझ पा रहे हो गया आई थिंक मेरी बात अब आप लोग, ठीक बेटा। जब एनर्जी इक्वली स्पेस हो गया तो चलो एनर्जी का हम देख भी लेते हैं कि क्या होता है। दे difference between the difference between various energy level that इज सेम, जितने भी एनर्जी लेवल हैं सबका डिफरेंस क्या है, वो सेम है। अब मैं एक साइड पर ऐसे बना रहा हूँ और वो एक्सिस है एक्स, और एक एक्सिस बना रहा हूँ मैं वाई, एक एक्सिस क्या है मेरा, वाई है, ये एक्सिस वाई है, ठीक है। इधर मैं एनर्जी ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, इधर एनर्जी ले रहा हूँ, और ये वाला जो है इसमें हम लोग पोजीशन ले रहे हैं, और मैं जो बनाने चल रहा हूँ वो है एनर्जी, इसमें टच करा दो आप, इसमें टच करा दो, ठीक, ऐसे टच है, ये पूरा टच है। एनर्जी लेवल इक्वली स्पेस्ड है, ये इक्वली स्पेस्ड होगा ऐसे, ये इक्वली ऐसे स्पेस्ड है। यहाँ पर n की वैल्यू 0 है, देखो n की वैल्यू 0 होते हुए भी एनर्जी 0 ना ही नहीं है, एनर्जी कितनी है, एनर्जी आप देखो इस फार्मूले में n की वैल्यू 0 रख दो, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 0 रखोगे ना, n की वैल्यू 0 रखोगे तो E0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 h/nu आ जाएगी। जब आप 1 रखोगे तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 h/nu आ जाएगी। और जब आप 2 रखोगे तो 2 2 जब 4 5/2 आ जाएगा h/nu। और ऐसे जब आप E2 की वैल्यू और आप E3 रखोगे तो 3 2 6 और 7/2 h/nu आ जाएगा, ऐसे आता चला जाएगा, 5 7 ऐसे आता चला जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू h/nu/2 आई, इसकी वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 3/2 h/nu आ जाएगी। ऐसे E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 h/nu आ जाएगी। ऐसे जब 3 रखेंगे तो ये 7/2 h/nu आ जाएगी। ऐसे जब E4 रखेंगे तो ये 9/2 h/nu आ जाएगी, ऐसे आती चली जाएगी। और n=1 पर, ये n=2 पर, ये n=3 पर, और n=4 पर। ये आप क्लासिकल मैकेनिक्स में देखे थे कि इक्वली स्पेस्ड नहीं था, क्वांटम मैकेनिक्स में इक्वली स्पेस्ड है। वहाँ पर 0 लेवल पर भी एनर्जी 0 हो गई है, यहाँ 0 लेवल पर एनर्जी नहीं रहती है, कुछ एनर्जी रहती है। और इस वाली एनर्जी को 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। इसी वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, याद रखना।
इसको हम जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। और एन क्या है, एन क्वांटम नंबर है, ये भी याद रखना आप। एन क्या है, ये एन क्वांटम नंबर है, ये एन क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 2 3 4 5 कुछ भी आप रख सकते हैं। अब अगर हम आपको और कुछ इसमें बताएं, बचा तो नहीं अब इसमें कुछ, लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करना चाहिए मुझे। कुछ इसमें कॉमन बातें हैं वो भी हम कर ही लेते हैं कि सिंस द आइगन, यानी कि जर्मन वर्ड है, आइगन का मतलब ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि करेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ द आइगन डिपेंड्स ओनली अपॉन द क्वांटम नंबर एन, यानी कि मैं ये बात लिख ही देता हूँ, चलो ठीक है। सिंस आइगन का मतलब होता है ये जर्मन है, क्या है ये, जर्मन वर्ड है ये, ठीक है, जर्मन वर्ड है। और जिसका मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूँ पूरा बात यहाँ पर, जिसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स। तो वैल्यूज ऑफ एनर्जीज डिपेंड ओनली अपॉन, किस पर डिपेंड करे, केवल और केवल क्वांटम नंबर पर, क्वांटम नंबर पर डिपेंड करे, केवल और केवल क्वांटम नंबर पर, एन पर डिपेंड करे। और द एनर्जी लेवल्स आर नॉन डीजेनरेट, ये एनर्जी लेवल डीजेनरेट ना हो सके। और जिसमें एनर्जी क्या का करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए कि केवल और केवल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करे। और आप एनर्जी देख रहे हो यहाँ पर क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रही है, ये एन पर डिपेंड कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग इस लेक्चर में बस इतनी ही बातें करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग की फिर मुलाकात होगी और एक नए टॉपिक के साथ, और जिस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो पॉइंट एनर्जी। हम लोग का नया टॉपिक क्या होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक है बेटा। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।